मैं स्वागत करता हूं फिर से आपके इस YouTube चैनल पर। और यहां पर मैं फिर से लेकर आया हूं हिस्ट्री का अगला चैप्टर जो आपके सामने है, ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। और ये चैप्टर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम हॉल के लिए, और यहाँ से आपको एग्ज़ाम हॉल में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, मैं उम्मीद करता हूँ। चलिए गाइस, तो शुरू करते हैं। पहले इसके हम नोट्स को पढ़ेंगे, थ्योरी को पढ़ेंगे, उसके बाद हम इसके कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे कि क्वेश्चन किस लेवल के पूछे जाते हैं। आप पहले थ्योरी पढ़ेंगे, थ्योरी देखेंगे तो थ्योरी के थोड़े से नोट्स को बनाएंगे, जहाँ पर मैं बताऊँ कि इंपॉर्टेंट है, आप उसको नोट कर लीजिएगा और फिर क्वेश्चन को टैकल करने की कोशिश कीजिएगा। पहले आप थ्योरी को पढ़िएगा, ठीक है। मेरे पढ़ाने के बाद आप 2 मिनट के वीडियो को पॉज करके थ्योरी को पढ़िएगा। पढ़ने के बाद कोशिश कीजिएगा कि आपसे क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं बन रहा है, और जो क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा है उसको दोबारा नोट कर लीजिएगा, ठीक है गाइस। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में जो धनिक वर्ग द्वारा भू संपत्ति में निवेश करने को तरजीह दिए जाने के कारण उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हो सका। यानी कि जो ब्रिटिश शासन का दौरान चल रहा था उसमें क्या था, जो धनिक वर्ग थे, जो पैसे वाले लोग थे, उन्होंने किस में निवेश करना शुरू किया, भू संपत्ति में निवेश किया, ठीक है। जिस कारण से भारत में कोई उद्योग नहीं लग पाया। समझ रहे बात को? यानी कि अगर हमें इंडस्ट्री लगाना है तो इंडस्ट्री में निवेश चाहिए, और जितने पैसे वाले लोग हैं वो इंडस्ट्री में निवेश कर नहीं रहे, वो कहाँ निवेश कर रहे हैं, भू संपत्ति में, ठीक है। अब बता रहा है गाइस, ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा। 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भू राजस्व की अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली को प्रारंभ किया था। काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और कई सारे एग्जामों में एक क्वेश्चन आ चुका है, यहाँ तक कि यूपीएससी ने भी इस क्वेश्चन को टैकल किया, मैं दिखाऊंगा। इसे हम इस्तेमारी, जागीरदारी, मालगुजारी, बिस्वेदारी आदि विभिन्न नामों से जानते हैं। तो आपसे स्टेटमेंट में अस्थायी बंदोबस्त ना देकर इस्तेमारी, जागीरदारी, मालगुजारी या बिस्वेदारी नाम दे देगा। मैं यहाँ पर एक चीज़ कंफर्म कर दूँ गाइस कि अस्थायी बंदोबस्त जो है, इससे पहले लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1790 में भू राजस्व व्यवस्था लाई थी, जिसको इस्तेमारी बंदोबस्त कहते थे। लेकिन 1790 में जब ये लागू किया गया था तो अस्थाई नहीं थी, यानी कि अस्थायी तौर पर लागू किया गया था। लेकिन 1793 में इसको क्या किया गया, अस्थाई बना दिया गया। तो अगर स्टेटमेंट में क्वेश्चन आ जाता है कि इस्तेमारी बंदोबस्त को सर्वप्रथम 1790 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया, तो ये स्टेटमेंट सही होगा गाइज, याद रखिएगा। क्योंकि आप जब एनसीईआरटी पढ़िएगा तो क्लास 12 का बुक पढ़िएगा तो चैप्टर 2 या 3 में इस बात को जिक्र किया गया है, आप जाकर देख लीजिएगा कि 1790 में इसे लागू कर दिया गया था। लेकिन इसको परमानेंट कब किया गया था, तो परमानेंट किया गया था 1793 में, इसीलिए इसको क्या नाम दिया गया, परमानेंट सेटलमेंट। यह व्यवस्था बंगाल, बिहार, उड़ीसा तथा उत्तर प्रदेश के वाराणसी तक क्षेत्र में लागू थी। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, कहाँ पर लगी, तो बंगाल में, बिहार में, उड़ीसा में और उत्तर प्रदेश के वाराणसी तक, ठीक है। इसके अंतर्गत समूचे ब्रिटिश भारत के क्षेत्र का लगभग 19% हिस्सा शामिल था। यानी कि यहाँ पर बता रहा है गाइस कि जितना भी भारत का क्षेत्रफल है उसमें से 19% क्षेत्र पर क्या लागू था, तो अस्थायी बंदोबस्त। इस व्यवस्था के अंतर्गत जमींदारों के नए वर्ग, जो जमींदार थे, उनके एक नए वर्ग को भूस्वामी घोषित कर दिया गया, जिसे भूमि के लगान का 10/11 भाग कंपनी को देना होता था और 1/11 भाग किसको देना होता था, वो अपने पास रख लेते थे। यानी कि मान लीजिए जितने भी पैसे उछला रहे हैं तो उसका 10/11 भाग किसको देना है, कंपनी को, और 1/11 भाग किसको देना है, वो खुद रख लेंगे। मान लीजिए 11 रुपये ही उछला रहे हैं एग्जाम्पल के तौर पर, तो वो 10 रुपये किसको दे देंगे, कंपनी को दे देंगे, और 1 रुपया वो अपने पास रख सकते हैं। अस्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत जमींदार छोटे पूंजीपति भद्र नवाब हुआ करते थे, ठीक है। अस्थायी भूमि बंदोबस्त या जमींदारी प्रथा के बाद अंग्रेजों द्वारा भू राजस्व वसूली हेतु लागू की गई दूसरी व्यवस्था क्या थी, रैयतवाड़ी व्यवस्था, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो परमानेंट सेटलमेंट था उसके बाद अंग्रेजों ने किस व्यवस्था को लागू की थी, तो उसका नाम था रैयतवाड़ी व्यवस्था। रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है गाइस, इसके जन्मदाता किसको माना जाता है, टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड को माना जाता है। और सर्वप्रथम इसे कहाँ लागू किया गया था, तो तमिलनाडु के बारामहल जिले में इसे सबसे पहले लागू किया गया। तत्पश्चात ये व्यवस्था मद्रास, बम्बई के कुछ हिस्से, पूर्वी बंगाल, असम के जो कुर्ग क्षेत्र था वहाँ पर लागू किया गया, और जो आधुनिक कर्नाटक है, ठीक ना गाइस, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इस प्रथा के अंतर्गत रैयतों को भूमि के मालिकाना और कब्जादारी अधिकार दिए गए थे, और प्रत्यक्ष रूप से ये सीधे तथा व्यक्तिगत रूप से ये स्वयं सरकार को भू राजस्व भुगतान करते थे। तो पहले समझिएगा गाइस मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ
जो रैयतवाड़ी व्यवस्था थी वहाँ पर जो लगान वसूलने का सिस्टम है वो डायरेक्ट किसानों से ली जाती थी। आपने इससे पहले पढ़ा अस्थाई बंदोबस्त। तो अस्थाई बंदोबस्त में क्या सिस्टम था, वहाँ पर एक भद्रबाहु या जो जमींदार होते थे उनको नियुक्त किया जाता था कि आप जाओ और किसान से ऋण वसूल कर लाओ। लेकिन जो रैयतवाड़ी व्यवस्था थी यहाँ पर सीधे रैयतों से ली जाती थी। तो रैयत मतलब क्या होता है गाइज, रैयत मतलब होता है क्या, किसान। ठीक है गाइज, रैयत मतलब क्या होता है, किसान। तो यहाँ पर डायरेक्ट किससे ली जा रही है, किसानों से। तो आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि सीधे किसानों से कौन सा संपर्क रखता है, कौन सा, भू राजस्व व्यवस्था, तो रैयतवाड़ी व्यवस्था। इसके अंतर्गत कुल ब्रिटिश भारत के भू क्षेत्र का लगभग 51% क्षेत्र लागू था। यानी कि वहाँ पर कितना था गाइस, तो वहाँ पर था 19% और यहाँ पर कितना है 51%। इस व्यवस्था के अंतर्गत लगान की वसूली कठोरता से की जाती थी तथा लगान की दर भी काफ़ी ज़्यादा ऊंची थी। तो आपसे स्टेटमेंट बनाकर क्वेश्चन पूछ सकता है, तुलना भी करके पूछ सकता है। यहाँ पर क्या था, काफ़ी कठोरता से पैसे लिए जाते थे और क्या था, लगान दर भी काफ़ी ज़्यादा ऊँची रखी गई थी। अब आता है गाइस महालवाड़ी पद्धति। महालवाड़ी पद्धति में भू राजस्व व्यवस्था कृषक के साथ नहीं बल्कि प्रत्येक ग्राम अथवा महाल जागीर का एक भाग के साथ स्थापित की जाती थी। अभी तक हमने क्या पढ़ा गाइस, जो अस्थाई बंदोबस्त थी वहाँ पर क्या होता था, ज़मींदारों से हम टैक्स वसूलते थे, यानी कि ज़मींदार जाके किसान से लेकर ज़मींदार किसको देते थे, कंपनी को। रैयतवाड़ी व्यवस्था में हमने क्या देखा कि सीधे रैयत से यानी कि किसान से लिया जाता था। लेकिन महालवाड़ी व्यवस्था में नया सिस्टम लाया गया कि सीधे महाल से, जो एक पूरा गाँव होता है ना, वो गाँव के मुखिया पैसे को वसूल कर देंगे। ठीक है, इसके अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति अपनी भूमि छोड़ देता था तो ग्राम समाज इस भूमि को संभाल लेता था। ठीक है, यह ग्राम समाजी सम्मिलित भूमि तथा अन्य भूमि का स्वामी होता था। यह पद्धति कहाँ कहाँ लागू थी, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत, पंजाब आदि में लागू की गई थी, जिसके अंतर्गत कुल ब्रिटिश भारत क्षेत्र का कितना था, 30%। तो हम लोगों ने अस्थाई बंदोबस्त में देखा कितना था, 19%। रैयतवाड़ी में देखा हमने कितना था, 51%, और इसमें देखा 30%। इन सबको जोड़िएगा तो आ जाएगा क्या, 100%, यानी कि इतना क्षेत्र में लागू था। औपनिवेशिक शासनकाल में भारत सरकार के गृह शुल्क यानी कि होम चार्जेस से तात्पर्य इंग्लैंड स्थित राज्य सचिव सेक्रेटरी ऑफ स्टेट द्वारा भारत सरकार की ओर से किया गया व्यय था। ये क्वेश्चन यूपीएससी में आ चुका है गाइस। आपसे पूछ देता है कि होम चार्जेस में क्या क्या शामिल था, क्या क्या शामिल नहीं था। ठीक है, मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा तो इसको याद रखिएगा इसमें क्या क्या शामिल था, क्या क्या शामिल नहीं था। तो इसमें शामिल थे भारतीय सार्वजनिक ऋण एवं रेलों पर लगाई गई पूंजी, यानी कुछ सार्वजनिक ऋण होते थे, और साथ ही साथ रेल पर जो खर्च की जाती थी वो पैसा कहाँ से आता था, होम चार्ज भारत से आता था। जो भी ब्याज था, भारत को दी गई सैनिक और अन्य सामग्री की लागत थी। भारत के कारण इंग्लैंड में दिए जाने वाले नागरिक और सैनिक शुल्क थे। इंग्लैंड में राज्य सचिव का सारा व्यय, जितना भी व्यय था वो यहीं तक, कब तक, 1919 तक, मतलब 1919 तक राज्य का जो भी व्यय जाता था राज्य सचिव का, वो कहाँ से, भारत से। तथा भारत सरकार द्वारा यूरोपीय अफसरों को दिए जाने वाले भत्ते और पेंशन भी कहाँ से था, भारत के पैसे से दी जाती थी। इसी को होम चार्जेस कहा जाता है। भारत के बाहर हुए युद्धों को लड़ने में अंग्रेजों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली निधि गृह शुल्कों पर भारित नहीं थी। यानी कि बाहर जो युद्ध लड़े जाते थे ना अंग्रेजों के द्वारा, तो वहाँ पर जो पैसे खर्च होते थे वो होम चार्जेस से नहीं होते थे। तो आपको स्टेटमेंट पे ऐसे स्टेटमेंट देते के फंसाया जा सकता है, तो आप याद रखिएगा इसके लिए खर्च नहीं होते थे। ब्रिटिश काल में इम्पेरियल प्रेफरेंस शब्दावली का प्रयोग भारत में ब्रिटिश आयातों पर दी गई विशेष रियायतों के लिए की जाती थी। जो भारत में जो आयात होता था ना गाइस, जैसे ब्रिटिश जो सामान भारत में लाते थे तो उस पर क्या होता था, कुछ छूट दी जाती थी। तो उसके लिए एक शब्द यूज होता था, उसको क्या कहते हैं, इम्पीरियल प्रेफरेंस। प्रेफरेंस आप समझते हैं ना, किसी को प्रेफरेंस देना, यहाँ पर उसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसके तहत भारत में ब्रिटिश आयातों पर नाम मात्रे का शुल्क यानी कि 9 के बराबर यानी कि नहीं लगाया जाता था शुल्क, जबकि भारत के निर्यातों पर ब्रिटेन में भारी शुल्क लगाया जाता था। देखिए गाइस, हम अगर सामान भेजेंगे ब्रिटेन में तो वहाँ पर टैक्स लगेगा, कितना भी लगाया जा सकता है। लेकिन अगर भारत में कोई टैक्स आ रहा है इंग्लैंड से बनकर तो वहाँ पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। समझ गए। ड्रेन ऑफ वेल्थ, इसको समझिएगा, धन के बहिर्गमन या अपवाह। ड्रेन की राष्ट्रवादी परिभाषा का तात्पर्य भारत से धन संपत्ति एवं माल का इंग्लैंड में हस्तांतरण होना। यानी कि यह समझाया जा रहा है कि भारत का जो धन संपत्ति है वह यहाँ से क्या करना, इंग्लैंड में भेजना। ठीक है, यहाँ पर बताया जा रहा है। आइए गाइस देखते हैं। जिसके बदले में भारत को इसके समतुल्य कोई भी आर्थिक फायदा नहीं होती थी। वाणिज्यिक का भौतिक प्रतिलाभ नहीं होता था। ड्रेन ऑफ वेल्थ यानी कि भारत से जितने भी धन है वो इंग्लैंड जा रहे हैं, लेकिन भारत के लिए कोई फायदेमंद नहीं ना है, भारत में इसका कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा था। दादा बैनर्जी ने धन के बहिर्गमन के सिद्धांत को सबसे पहले और सर्वाधिक प्रखर प्रतिपादित किया था।
सबसे पहले अगर कोई पूछेगा तो किसने दिया था, दादा भाई नौरोजी ने। इनकी एक पुस्तक थी जिनका नाम क्या है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। कई सारे एग्जामों में ये क्वेश्चन आ चुका है गाइस, और सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा गया कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसकी पुस्तक है, तो दादा भाई नौरोजी। द वांट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया, ये भी दादा भाई नौरोजी की है। ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया, ये भी किसकी है, दादा भाई नौरोजी की है। आरसी दत्त यानी कि रमेश चंद्र दत्त ने भी धन के बहिर्गमन के सिद्धांत पर बल दिया था। इन्होंने अपनी लेख लिखी थी इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ये क्वेश्चन आ चुका है गाइस यूपीएससी में। यह मत प्रकट किया था कि सकल राजस्व का आधा भाग प्रतिवर्ष भारत से बाहर चला जाता है, यानी कि जितना भी हम कमाते हैं, मान लीजिए हम 50 रुपये कमा रहे हैं तो उसका 25 रुपये क्या हो रहा है गाइस, वो सीधा इंग्लैंड चला जा रहा है, हमें बेनिफिट नहीं हो रहा है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो थी, इंडियन कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस, 1896 में कलकत्ता अधिवेशन में आधिकारिक तौर पर बहिर्गमन के सिद्धांत को स्वीकार करती है, और उसमें कांग्रेस ने घोषणा की कि देश में पड़ने वाले अकालों और लोक निर्धनता का कारण वर्षों से लगातार चल आ रहा धन का बहिर्गमन है। इनकी भारत में जो आज गरीबी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, काफ़ी ज़्यादा स्थिति खराब है, उसका सबसे बड़ा कारण क्या है, भारत के धन को विदेशों में भेजना है, यानी कि इंग्लैंड अपने पास सारा धन रख लेता है। सर सैयद अहमद खान ब्रिटिश शासन के प्रति वफादार थे और मुस्लिम समाज का विकास में भारत में आंग्ल सत्ता के बने रहने में ही संभव मानते थे। अतः वे दादा भाई नौरोजी के उत्सारण सिद्धांत में विश्वास नहीं करते थे, यानी कि दादा भाई नौरोजी ने जो ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत दिया था, यानी कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया पुस्तक में, तो उसको कौन नहीं मानते थे, सर सैयद अहमद खान नहीं मानते थे। ब्रिटिश शासन के समय अर्थव्यवस्था को खोखला करने के सिद्धांत इकोनॉमिक ड्रेन थ्योरी पर दादा भाई नौरोजी ने पुस्तक लिखी थी। दादा भाई नौरोजी ने अंग्रेजी राज्य की शोषक नीतियों का अनावरण किया और कहा कि यह राज्य भारत को दिन प्रतिदिन लूटने में लगा है, जिसके कारण भारत निर्धन होता जा रहा है, यानी कि भारत गरीब होता जा रहा है। इसके परिप्रेक्ष्य में ही उन्होंने अपनी ड्रेन थ्योरी दी थी। ठीक है, दादा भाई नौरोजी ने 1865 में WC बनर्जी के साथ मिलकर लंदन इंडिया सोसाइटी का गठन किया था। किसके साथ किया था गाइस, तो दादा भाई नौरोजी ने वेमेश चंद्र बनर्जी के साथ मिलकर किया था। कब किया था, 1865 में, जिसका कार्य भारत के दुख दर्दों का प्रचार करना था। 1892 में लिबरल पार्टी के टिकट पर ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले वे पहले भारतीय थे। मुझे उम्मीद है गाइस कि इतना तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आप देखिए, भारत में औपनिवेशिक शासनकाल में होम चार्जेस भारत से संपत्ति दोहन का महत्वपूर्ण अंग था। निम्नलिखित में से कौन सी निधियाँ होम चार्जेस के संगठक थी, यानी कि होम चार्जेस में क्या क्या शामिल था, क्या क्या शामिल नहीं था। ये क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा जा सकता है। देखिए गाइस, मैं दिखा देता हूँ। आईएएस के एग्जाम में 2011 में ये क्वेश्चन आ चुका है। चलिए तो इसका ऑप्शन देखते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है लंदन में इंडिया ऑफिस के भरण पोषण के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली निधि, यानी कि लंदन में जो वहाँ के ऑफिस थे वहाँ पर जो पैसे खर्च होते थे, क्या वो भारत से जाते थे, तो ये सही था। याद करिएगा, हमने पढ़ा था। भारत में कार्यरत अंग्रेजी कर्मचारियों के वेतन तथा पेंशन देने हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली निधि, ये भी सही है गाइस। आपको पता है कि जो भी पेंशन होता था, जो भी यहाँ का काम करते थे कर्मचारी, उनके पेंशन हो गए, पैसे हो गए जो उनको दी जाती थी, वो सब भारत से ली जाती थी। तीसरा ऑप्शन देखिए गाइस, भारत के बाहर हुए युद्ध में लड़ने में अंग्रेजों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली निधि, नहीं गाइस, हमने जस्ट ऊपर में ये स्टेटमेंट आपको दिखाया है कि इसके लिए इस्तेमाल नहीं होता था। भारत के बाहर जो युद्ध होता था वहाँ पर इसका इस्तेमाल नहीं होता था। ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, केवल 1 और 2। अब टिक आउट कर लोगे, केवल 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस, और इसका एक्सप्लेनेशन मैंने ऊपर पढ़ा दिया है। सेम वही एक्सप्लेनेशन है, मैं जब PDF दूंगा तो आप इसको देख लीजिएगा। इसलिए मैं इसको टाइम को नहीं खींचता हूँ, क्योंकि ये आपके साथ लेंदी हो जाएगा आपके लिए। जो मैं समझाता हूँ, जो मैं बोलता हूँ, आप उसको नोट कर लीजिए, ज़्यादा इसके पीछे मत जाइए, क्योंकि मैं जो ऊपर आपको थ्योरी पढ़ाता हूँ वही यहाँ पर लिखा होता है गाइस, उसके अलावा कुछ अलग से नहीं लिखा रहता है। आपको यकीन नहीं है, मैं PDF दूंगा तो आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन देखिए गाइस, क्या बोल रहा है, शब्द इंपेरियल प्रेफरेंस का प्रयोग किया जाता था। मैंने जस्ट अभी बताया था, प्रेफरेंस मतलब क्या होता है, तरजीह देना। तो भारत में जो ब्रिटिश आयात होती थी ना, उस पर तरजीह दी जाती थी, उस पर छूट दी जाती थी, टैक्स नहीं लगाया जाता था। तो भारत में ब्रिटिश आयातों पर दी गई विशेष रियासतों के लिए, आयतों के लिए, तो ये पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा गाइस, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रियायत दी जाती थी। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में कोई उद्योग का विकास नहीं हो पाया। इसका मेन कारण क्या था गाइस, हमने पढ़ा था जो धनिक वर्ग होते थे ना, वो निवेश ही नहीं करते थे उद्योग में, वो निवेश कहाँ करते थे, भू संपत्ति में। तो ये ऑप्शन डी जब आप देखिएगा तो यहाँ लिखा हुआ है
धनिक वर्ग द्वारा भू संपत्ति में निवेश को तरजीह दिया जाता था। कहाँ? उद्योग में तरजीह दी ही नहीं जाती थी। जब निवेश नहीं होगा, इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, रिसर्च डेवलपमेंट नहीं होगा, तो उद्योग कहाँ से विकसित होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 18वीं शताब्दी से निर्यात प्रमुख पदार्थ स्पेशल कमोडिटीज़ क्या थे? देखिए पूछ रहा है कि कौन कौन से ऐसे कमोडिटीज़ थे जो 18वीं शताब्दी में निर्यात होता था। तो ये आइए जो 18 में क्वेश्चन आ चुका है, तो यहाँ पर आप आंसर देखिए, यहाँ पर क्या क्या है? कपास है, रेशम है, सोडा है, अफीम है। यानी कि अंग्रेजों को हम क्या देते थे? कपास देते थे, रेशम देते थे, सोडा आपको पता है गाइस कि वो बिहार से लेते थे। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है, ठीक है। अफीम ले जाते थे यहाँ से, तो ये आपको याद रखना है ये सब चीज़। प्रश्नानुसार 18वीं शताब्दी के मध्य ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, बंगाल से निर्यातित प्रमुख वस्तु क्या थी? तो कपास था, ये बंगाल के लिए स्पेशल पूछा गया गाइस। रेशम है, सोडा है, अफीम है। 18वीं शताब्दी में नील भी निर्यात की एक महत्वपूर्ण वस्तु थी। ध्यातव्य है कि इस काल में अफीम मुख्य रूप से चीन को निर्यात की जाती थी, और इस समय अफीम हम किसको भी निर्यात करते थे? चीन को भी करते थे। यहाँ पर नील भी आंसर होगा, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से जो ऑप्शन दिया गया है वहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए गाइस, इस्तेमरारी बंदोबस्त किसने लागू किया था? जस्ट हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था, इसको अस्थाई बंदोबस्त भी कहते हैं। कब लाया गया था? 1793 में इसको अस्थाई बना दिया गया था। किसने लाया? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। किसके शासनकाल में अस्थाई बंदोबस्त प्रारंभ की गई थी? जस्ट ऊपर हमने देखा था, इसी को इस्तेमरारी बंदोबस्त, जागीरदारी व्यवस्था, विस्वेदारी व्यवस्था सब कहते हैं। तो किसने लाया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। देखिए कितने एग्जामों में क्वेश्चन आ चुका है। अस्थाई बंदोबस्त किससे किया गया था? मतलब अस्थाई बंदोबस्त जो हम लोगों ने किया था, तो कौन हमें टैक्स वसूल कर देता था गाइस? तो कौन देता था? ज़मींदार देते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्थाई बंदोबस्त किसके साथ किया गया था? अभी जस्ट हमने ऊपर पढ़ा, ज़मींदारों के साथ हम लोगों ने किया था। देखिए सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं गाइस। किस गवर्नर जनरल ने भारत में अस्थाई बंदोबस्त भू राजस्व व्यवस्था लागू की थी? तो किसने लागू किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। कब लागू किया था? 1793 में। लॉर्ड कॉर्नवालिस का अस्थाई बंदोबस्त लागू किया गया था। कब लागू किया गया था? तो 1793 में। 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस की भू व्यवस्था प्रणाली लागू होने के बाद कानूनी विवादों को प्रवृत्ति में बढ़ोतरी देखी गई थी। निम्नलिखित प्रावधानों में से किस एक को सामान्यतः इसके कारक के रूप में जोड़कर देखा जाता है? देखिए गाइस, ये IAS 2011 में क्वेश्चन आ चुका है गाइस। अब ये देखा जा रहा है कि भाई अस्थाई बंदोबस्त के लिए कौन सा ऑप्शन सही है। पहला देखिए, रैयत की तुलना में ज़मींदार की स्थिति को अधिक सशक्त बनाना। नहीं, ऐसा तो कोई था ही नहीं सिस्टम। ईस्ट इंडिया कंपनी को ज़मींदारों के अधिपति बनाना। नहीं, ये तो आपको अपने आप ही गलत लग रहा है। ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता ना। न्यायिक पद्धति को अधिक कार्यकुशल बनाना। नहीं गाइस, ये तीनों देखिएगा तो तीनों स्टेटमेंट इससे रिलेटेड नहीं है, इसीलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। A, B, C तथा कथनों में कोई भी सही नहीं। चिरस्थाई बंदोबस्त 1793 के अंतर्गत जमींदारों से अपेक्षा की गई थी कि वे खेतीहर पट्टों को जारी करेंगे। अनेक जमींदारों ने पट्टा जारी नहीं किए थे। इसका मेन कारण क्या था? सबसे पहला कह रहा है जमींदारों के ऊपर किसानों का विश्वास था। तो ये तो गलत हो जाएगा। पहली बात तो जमींदार और किसान में झगड़े चल रहे थे, किसान जमींदार पे कहाँ से विश्वास करेंगे? ऐसा हो नहीं सकता है। तो ऑप्शन गलत है। आगे ये देखते हैं कौन सा ऑप्शन है सही इसका। दूसरा है जमींदारों के ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं था। हाँ गाइस, ये तो सही है, जमींदारों पर कोई सरकारी नियंत्रण था ही नहीं। ब्रिटिशर्स ने उसको छोड़ दिया था खुला कि आप जाओ टैक्स वसूल के लाओ, कोई भी उन पर ये नहीं था। यही सबसे बड़ा मेन कारण था, और इसी कारण से अस्थाई बंदोबस्त को हटाकर हमने क्या किया था? रैयतवारी व्यवस्था लाया था, क्योंकि ये फेल हो चुका था अस्थाई बंदोबस्त। या ब्रिटिश सरकार की जिम्मेदारी थी? नहीं, ऐसा तो कोई है नहीं। खेतिहरों की दिलचस्पी पट्टा प्राप्त करने में नहीं थी। नहीं, आप एलिमिनेट करके भी इसको निकाल सकते हैं। 2001 में UPSC में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, सेम आया है परमानेंट सेटलमेंट। बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का क्या कारण था? तो जो देश के लिए कारण होगा वो बिहार के लिए होगा गाइज। ये देखिए, ये BPSC में 48 से लेकर 52 BPSC में क्वेश्चन आ चुका है 2008 में। अब क्या बोला है? ज़मींदारों का ज़मीन पर अधिकार न रहना। नहीं गाइस, ये तो कोई आपको स्टेटमेंट दूर दूर तक नहीं लग रहा है। यहाँ पर ज़मींदारों के लिए ज़मीन पर वंश परंपरागत अधिकारों को स्वेच्छा से हस्तांतरित करने का अधिकार। नहीं गाइस, ये भी नहीं था। भू राजस्व का राजस्व निर्णय करना। हाँ, ये हो सकता है गाइस, ये सही है। मेन मकसद क्या होता था अंग्रेजों का? भू राजस्व व्यवस्थित करना। ज़मींदारी प्रथा का निर्मूलन। नहीं गाइस, ये तो ऐसा है ही नहीं। ठीक है, तो आपका ऑप्शन C हो जाएगा। रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। ये भी देखिए 56 to 59 BPSC में क्वेश्चन आ चुका है और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, डैश में बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारी की अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा लागू किया गया था। तो कब किया गया था? मतलब पूछ रहा है कौन सा ईयर था? 1885 था, और यह वही समय था जब इंडियन नेशनल कांग्रेस बना था। 1885 में लॉर्ड डफरिन उस समय गवर्नर जनरल थे, यानी कि वायसराय।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस, निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में रैयतवाड़ी बंदोबस्त के प्रारंभ किए जाने से संबंध है। पूछ रहा है कि ब्रिटिश के समय रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने लागू की थी। लॉर्ड कॉर्नवालिस। नहीं गाइस, लॉर्ड कॉर्नवालिस तो है ही नहीं, यानी कि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने क्या लागू किया था, स्थायी बंदोबस्त। यहाँ बात हो रहा है रैयतवाड़ी व्यवस्था का, तो ऑप्शन ए को एलिमिनेट कीजिए। यहाँ भी ऑप्शन ए है तो नहीं होगा, यहाँ भी ऑप्शन है ये नहीं होगा, यहाँ भी ऑप्शन है नहीं होगा। तो आपको नहीं भी पता है तो भी आपका आंसर क्या हो जाएगा, 2 और 3। इसका आंसर होगा अलेक्जेंडर रीड और थॉमस मुनरो। ठीक है गाइस, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई थी, यानी कि सबसे पहले रैयतवाड़ी व्यवस्था कहाँ लागू किया गया था। तो मद्रास का 12 महल एक जिला था जहाँ पर क्या किया गया था, रैयतवाड़ी व्यवस्था को सबसे पहले लागू किया गया था। हमने पढ़ा था ऊपर में गाइस। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, भू राजस्व की अस्थायी बंदोबस्त एवं रैयतवाड़ी प्रणाली क्रमशः शुरू की गई थी, यानी कि अस्थायी बंदोबस्त और रैयतवाड़ी व्यवस्था दोनों के बारे में पूछा है कि कहाँ पर प्रारंभ की गई थी। तो आपको पता है बंगाल तथा मद्रास में। एक कहाँ किया गया था सबसे पहले, बंगाल में, और एक कहाँ किया गया था गाइस, तो ये मद्रास में, 12 महल जिले में। दूसरा ऑप्शन देखिए मद्रास तथा पंजाब, नहीं, पंजाब में क्या था, महलवाड़ी व्यवस्था थी। फिर बोल रहा है पंजाब और बंगाल, तो बंगाल तो यहाँ पर हो जाएगा अस्थायी बंदोबस्त, लेकिन पंजाब तो होगा नहीं क्योंकि ये महलवाड़ी व्यवस्था थी। यहाँ पर मद्रास और बंगाल, तो देखिए अपोजिट बोल रहा है ना, पहले अस्थायी बंदोबस्त की बात है तो ये बंगाल में आएगा, फिर रैयतवाड़ी व्यवस्था यहाँ, तो ये उल्टा हो जाएगा ना गाइस, इसीलिए इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। सर टॉमस मुनरो भू राजस्व बंदोबस्त से संबंध है, यानी कि कह रहा है टॉमस मुनरो किससे संबंधित है। आपको पता है कि अभी जस्ट हमने पढ़ा अलेक्जेंडर रीड और टॉमस मुनरो ने क्या किया था, रैयतवाड़ी व्यवस्था लाया था। कहाँ पर, मद्रास के 12 महल में। सबसे पहले कहाँ पर लागू किया था, मद्रास के 12 महल में। भारत में रैयतवाड़ी बंदोबस्त से कौन संबंधित रहा था, यानी कि कौन ऐसा था इसने रैयतवाड़ी व्यवस्था लाई थी, तो फिर वही है टॉमस मुनरो। रैयतवाड़ी व्यवस्था प्रारंभ की गई थी, यानी कि प्रथा प्रारंभ किया गया था, किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था, टॉमस मुनरो। और कौन थे साथ में, अलेक्जेंडर रीड। आगे बढ़ते हैं, अंग्रेज ने रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहाँ लागू किया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जस्ट मैंने अभी बताया था आपको कहाँ पर था। एक था मद्रास का 12 महल और दूसरा कहाँ था, मुंबई के क्षेत्र में। अगर केवल बोलता है बंगाल प्रेसिडेंसी तो नहीं, ये तो अस्थायी बंदोबस्त के लिए विशेष था। मुंबई प्रेसिडेंसी स्पेशल नहीं बोली जा सकती, क्यों, क्योंकि सबसे पहले तो मद्रास में लागू हुआ था ना गाइस। आपको जस्ट मैंने बताया कि मद्रास के 12 महल में इसको लागू किया गया था, तो केवल बम्बई हो सकता है, नहीं, मद्रास प्रेसिडेंसी नहीं, केवल तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि इसको कई क्षेत्रों में लागू किया गया था, बम्बई के कुछ क्षेत्र में, तो मद्रास और बम्बई। अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम प्रारंभ की थी, तो कहाँ पर किया था, मद्रास प्रेसिडेंसी में सर्वप्रथम। यहाँ पर क्या बोला, सबसे पहले लागू किया गया था, तो कहाँ पर किया गया था। ब्रिटिश व्यवस्था में रैयतवाड़ी भू राजस्व संग्रहित प्रचलित है, किससे संबंधित है, देखिए कह रहा उत्तरी भारत नहीं, पूर्वी भारत नहीं, पश्चिमी भारत नहीं, दक्षिणी भारत। तो यहाँ पर देखा जाता है दक्षिणी भारत हो सकता है गाइस आंसर में, लेकिन केवल दक्षिणी भारत में नहीं था। इस हिसाब से ये क्वेश्चन को एलिमिनेट किया गया, मतलब गलत किया गया। केवल दक्षिण भारत नहीं हो सकता, क्योंकि ऑप्शन अगर देखा जाते हैं एक से ज़्यादा ऑप्शन है, दक्षिण भारत भी था और साथ में पश्चिम भारत भी था, है ना गाइस। जैसे आप भारत के मैप देखोगे तो यहाँ पर लागू था, साथ में बम्बई का क्षेत्र तो पश्चिम में चला गया, दक्षिण पश्चिम दोनों में है, तो वहाँ पर भी लागू था, इसीलिए इस ऑप्शन को एलिमिनेट किया गया। चलिए इसका मैं ऑप्शन पढ़ा देता हूँ। भारत में भू राजस्व वसूली हेतु प्रारंभ की गई रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत तमिलनाडु के 12 महल जिले से प्रारंभ की गई थी, जिसे बाद में मद्रास, बम्बई के कुछ हिस्से, पूर्वी बंगाल, असम तथा कुर्ग, आधुनिक कर्नाटक का एक भाग है, में लागू की गई थी। अतः रैयतवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत शामिल क्षेत्रों में पश्चिम भारत, दक्षिण भारत तथा पूर्वी भारत तीनों शामिल हैं। इसीलिए ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया ना, क्योंकि वहाँ पर क्वेश्चन अगर पूछना था तो ये पूछा जा सकता है कि सर्वप्रथम कहाँ पर लागू की गई थी, तो दक्षिण भारत हो जाता, लेकिन पूछ रहा है कहाँ कहाँ लागू थी, तो यहाँ पर तीनों ऑप्शन हो जाएगा। रैयतवाड़ी बंदोबस्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए ये क्वेश्चन आ चुका है आईएएस के एग्जाम में, देखिए लगातार इसे क्वेश्चन पूछ रहा है गाइस, तो आप कह सकते हैं कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम हॉल के लिए रैयतवाड़ी व्यवस्था। सबसे पहले किसानों द्वारा लगान सीधे सरकार को दिया जाता था। किसानों द्वारा जो किसान जो होते थे, रैयतवाड़ी व्यवस्था के बारे में पूछा। देखिए गाइस यहाँ पर किसके बारे में है, रैयतवाड़ी व्यवस्था। तो रैयत मतलब क्या होता है गाइस, रैयत मतलब होता है किसान। तो आपको पता है, मैंने बता दिया कि यहाँ पर डायरेक्ट किसानों से समझौता की गई थी, तो किसान सीधे क्या करते थे, लेन देते थे। सरकार रैयत को पट्टेदारी करती थी, तो हाँ सही था, यहाँ पर जमींदारों को हटा दिया गया था, कोई भी बिचौलिया यहाँ पर नहीं था गाइस। कर लगाने के पूर्व भूमि का सर्वेक्षण और मूल्य निर्धारण किया जाता था। हाँ सही बात है, हम लोग पहले क्या करते थे, भूमि का सर्वेक्षण करते थे, क्या इस हिसाब से कर सही रहेगा या नहीं रहेगा, ठीक है, यहाँ पर किया जाता था। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा, तीनों सही है, ऑप्शन सी। वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता था और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता था। अभी जस्ट ऊपर हम लोगों ने पढ़ा, इसका क्या हो जाएगा, रैयतवाड़ी व्यवस्था, यानी कि यहाँ किसान ही मालिक है ना,
आखिर संग्रह कर कौन देगा, टैक्स कौन देगा, सीधे किसान देगा। तो यहाँ पर मालिक कौन हो जाएगा, रैयतवाड़ी व्यवस्था में किसान हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने कहा था रैयतवाड़ी एक ऐसी व्यवस्था है जो भारत में हमेशा से प्रचलित रही है। ये देखते हैं गाइस क्वेश्चन कहाँ का है और कब पूछा गया। ये झारखंड पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया गाइस, और आपको पता है कि इसको लागू किसने किया था, टॉमस मुनरो अलेक्जेंडर रीड ने। तो आप एलिमिनेट करके भी आंसर निकाल सकते हो, कौन हो सकता है, टॉमस मुनरो। ठीक है, और मैं ये भी कहूँगा गाइस कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो आप एग्जाम हॉल में स्किप कर दो। तो ऐसे ही क्वेश्चन ये है जिसको आप स्किप कर सकते हो, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ऐसे टफ क्वेश्चन होते हैं और ऐसे स्टेटमेंट आपको मतलब किताबों में भी कम मिलते हैं। तो प्लीज़ गाइस और ज़्यादा टेंशन ना लें, दिमाग पर लोड ना लें। ऐसे क्वेश्चन बहुत ही कम एग्जाम हॉल में दिखते हैं और कुछ क्वेश्चन डाले जाते हैं ताकि बच्चे डर जाएं, क्योंकि सभी क्वेश्चन तो ईजी नहीं हो सकते हैं। आपको पता है कि जो भी क्वेश्चन पेपर होता है उसका मात्र 15% ही ईजी होता है। बाकी जो सेगमेंट होता है कुछ मॉडरेट होता है, कुछ बहुत ज़्यादा टफ होता है, और वो जो टफ होता है वो किसी से नहीं बनता है, तो आपसे भी नहीं बनेगी, तो आप उसको स्किप कर दें। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं ताकि आइंदा से क्वेश्चन आए तो आप इसको टैकल कर लो। रैयतवाड़ी व्यवस्था के जन्मदाता थॉमस मुनरो तथा अलेक्जेंडर रीड थे। भारत में अंग्रेजों ने इस सर्वप्रथम तमिलनाडु के बारामल जिले में लागू किया था। इस व्यवस्था के तहत रैयतों को भूमि के मालिकाना हक का अधिकार दिया गया था। इस व्यवस्था के संबंध में थॉमस मुनरो ने कहा था, रैयतों के लिए ऐसी व्यवस्था है जो भारत में हमेशा से प्रचलित रही है। ठीक है, नीचे दिए गए 2 कथन है और उसका कथन और कारण है, पूछ रहा है कि एक्सप्लेनेशन सही है कि नहीं है। ये क्वेश्चन कहाँ आया है गाइस, ये क्वेश्चन आया है आपको यूपीपीएससी 2020 में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो कथन और कारण के क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इजी होते हैं, बहुत टफ नहीं होते हैं। अगर आप इसको अच्छे से टैकल करोगे तो टैकल कर सकते हो। चलिए दिखा देता हूँ मैं पढ़ के। पहला ऑप्शन कर रहा है, ब्रिटिश सरकार ने भारत के अलग अलग भागों में भू राजस्व की अलग अलग व्यवस्था लागू की थी। सही बात है गाइस। पूर्वी बंगाल में उन्होंने अस्थायी बंदोबस्त लाया, फिर दक्षिण भारत से लेकर पूर्वी बंगाल तक उन्होंने रैयतवाड़ी व्यवस्था लाया, और फिर कुछ पश्चिम भारत की तरफ जाइएगा, पंजाब की तरफ या सेंट्रल इंडिया में भी जाइएगा तो वहाँ पर भी उन्होंने महलवाड़ी व्यवस्था लाया, क्योंकि इससे भारतीय किसानों को अलग अलग वर्ग बन गए थे, मतलब जो किसान थे उनके अलग अलग वर्ग बना दिए गए। तो देख ठीक है, सही, दोनों ऑप्शन सही है और एक्सप्लेनेशन भी सही कर रहा है। आप इसको समझने की कोशिश कीजिए। सही बोल रहा है कि इससे क्या हो गया था, किसान भारतीय किसानों में अलग अलग वर्ग बन गए, एक पूर्वी का अलग बन गया, दक्षिण का अलग वर्ग बन गया। वहाँ पर डायरेक्ट ज़मींदार वसूलते थे, यहाँ पर सीधे किसान, एक तरफ महाल पूरा गाँव था। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित किया गया था। ये केवल पंजाब के लिए पूछ रहा है, इसको रट लीजिएगा गाइस, डायरेक्ट 1900 हो जाएगा इसका आंसर। आप इसको रट सकते हैं। मैंने जस्ट बताया कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो एग्जाम हॉल में आपको फंसाने के लिए होते हैं ताकि आप घबरा जाओ। इसका देख लीजिए एक्सप्लेनेशन। पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम 1900 में पारित किया गया, जिससे कृषकों की भूमि का गैर कृषकों के पास हस्तांतरित होना समाप्त हो गया था। ठीक है, असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना हुई थी। यह क्वेश्चन तो याद रखिएगा कब हुई थी, 1839 में। इसका एक्सप्लेनेशन मैं दिखा देता हूँ। असम में सर्वप्रथम चाय की स्थापना, मतलब चाय कंपनी की स्थापना 1839 में हुई थी। यह कंपनी 5 लाख रुपए के पूंजी के साथ इंग्लैंड में स्थापित की गई थी तथा नज़ीरा असम में इस कंपनी का मुख्यालय था। यानी कि हेडक्वार्टर कहाँ पर था गाइस, तो कहाँ पर था, नज़ीरा में। ये भी आपसे डायरेक्ट स्टेटमेंट में पूछा जा सकता है कि आखिर जो कंपनी इंग्लैंड में बनी थी 1839 में चाय कंपनी, उसका हेडक्वार्टर कहाँ बनाया गया था, तो नज़ीरा असम में बनाया गया था। और इसका नाम क्या था, द असम कंपनी। क्या नाम था, द असम कंपनी। भारत की सबसे पुरानी व्यावसायिक चाय कंपनी है जो वर्तमान में भी कार्यरत है, यानी कि अभी भी ये चल रहा है। आप सोच सकते हैं कि सबसे पुरानी है, तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। किसने बंगाल में महलवाड़ी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत की थी। बंगाल में महलवाड़ी व्यवस्था किसने शुरू की थी, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आप एलिमिनेट करने का कोशिश करो गाइस। पहला क्या है, लॉर्ड कॉर्नवालिस। ये तो होगा नहीं गाइस। जब ये नहीं होगा तो भाई आप ऐसे भी छांट सकते हो कि मतलब ए बी नंबर चला गया। दूसरा क्या रहा, हॉल्ट मैकेंजी था। हाँ, हॉल्ट मैकेंजी था, मैंने ऊपर में आप लोगों को बता दिया था। लॉर्ड हेस्टिंग नहीं, लॉर्ड हेस्टिंग ये कब की बात चल गई, ये 1911 की बात है, जब राजधानी परिवर्तन किया जाता। सॉरी गाइज, ये लॉर्ड हेस्टिंग की बात है। 1911 के लॉर्ड हॉर्डिंग था उस समय, ये हेस्टिंग की बात है। ये लॉर्ड हेस्टिंग अलग गवर्नर जनरल था, तो ये गवर्नर जनरल की बात हो रही है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, हॉल्ट मैकेंजी हो जाएगा। ठीक है, ये 68 बीपीएससी में क्वेश्चन आ चुका है, देख लीजिए। 1822 में हॉल्ट मैकेंजी ने बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिम प्रांतों में भू राजस्व व्यवस्था की एक नई पद्धति महलवाड़ी व्यवस्था लागू की। इस प्रणाली में मध्य प्रांत, पंजाब समेत ब्रिटिश भारत का लगभग 30% क्षेत्र था। मैंने बताया था। अस्थायी बंदोबस्त में कितना था, 19%, रैयतवाड़ी में 51% और इसमें महलवाड़ी में 30% क्षेत्र को लागू किया गया था। महलवाड़ी पद्धति में जमींदारों और रैयतों दोनों के तत्व शामिल थे। पूछेगा प्रश्न में बंगाल शब्द का प्रयोग किया गया, जो कि त्रुटिपूर्ण है, देखा जाए तो गलत है। उसकी जगह पर बंगाल प्रेसिडेंसी शब्द का प्रयोग ज़्यादा उपयुक्त होता है। बंगाल का नहीं हो सकता, बंगाल प्रेसिडेंसी शब्द का उपयोग करना चाहिए था।
फिर भी अतः विकल्प सी सही है। बिहार लोक सेवा आयोग ने विकल्प सी ही सही माना है, ये घटना चक्र आपको बता रहा है। अब देखिए सूचियों को नीचे दिए गए सही उत्तर चुने। सुमेलित करना है सबसे पहले कि कौन सा कहाँ था नहीं था। देखिए ये क्वेश्चन स्टेट पीसीएस का होगा, मैं बता दूं आपको। देखिए यूपीपीएससी में पूछा है और ऐसे क्वेश्चन किसी स्टेट पीसीएस में विशेष रूप से पूछे जाते हैं आपको घबराने के लिए, डराने के लिए एग्जाम हॉल में। आइए मैं इसका एक्सप्लेनेशन बता देता हूँ। सबसे पहले जजमानी ये क्या था, उत्तर भारत। बाराबलोट ये क्या है, महाराष्ट्र। मिरास ये क्या है, तमिलनाडु। अडारे ये क्या है, कर्नाटका। यूपीपीएससी द्वारा जारी उत्तर कुंजी में इस प्रश्न का उत्तर बी दिया गया है, जो कि गलत है, यानी कि इसका उत्तर क्या होगा गाइस, डी होगा। तो स्टेट पीसीएस में ऐसे हाल होते हैं, कई बार आपको ऑप्शन दिए जाते हैं लेकिन वो सही नहीं रहता है, वो गलत रहता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्रिटिश भारत में सैन्य बल पर केंद्रीय राजस्व का कुल कितना प्रतिशत व्यय होता था, यानी कि जो सैन्य बल थे ना, जो ब्रिटिश भारत में सैन्य बल थे, उन पर कुल कितना खर्च होता था, ये आपसे पूछ रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं गाइस, मैं बार बार कहता हूँ कि ऐसे क्वेश्चन को आप स्किप कर दो एग्जाम हॉल में। आपके पास क्वेश्चन के लेवल बहुत ज़्यादा है, पूरे क्वेश्चन बनाने का आपको टॉप नहीं करना है, बस आपको एग्जाम हॉल में एग्जाम पास कर जाना है। और ऐसे क्वेश्चन में जब मतलब आपके पास समय की बचत है नहीं है, प्लस आपके पास नेगेटिव मार्किंग है, तो आप ऐसे क्वेश्चन को हटा दें। लेकिन यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, 40%। इसका एक्सप्लेनेशन मैं बता देता हूँ ताकि अगली बार अगर सीधे क्वेश्चन आ जाए तो आप टैकल करना, वरना ऐसे टफ क्वेश्चन को आप छोड़ देना। यद्यपि कि इस तरह के प्रश्न का उत्तर विवादित होता है, तथापि कई स्रोत ब्रिटिश भारत में औसतन सैन्य बल पर खर्च किएगा कितना है, 40%। और ऐसे क्वेश्चन स्टेट पीसीएस पूछते ही क्यों हैं, मैं ये सोचता हूँ। मतलब वो क्या सोचकर पूछते हैं, क्या जाहिर क्या करना चाहते हैं कि काफ़ी ज़्यादा वो पढ़े लिखे हैं। बेवकूफ़ी वाला क्वेश्चन है, ऐसा कोई क्वेश्चन होता नहीं है गाइस। कितने खर्च करते थे कितने नहीं, ये एस्टिमेट नहीं ना होता है। आप मान लीजिए जैसे हमारा बजट निकलता है, तो बजट में कभी ज़्यादा खर्च होता है, कभी कम खर्च होता है, तो आप एस्टिमेट कैसे बता सकते हैं कि कितना खर्च होता है। कि ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछने जाने चाहिए। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आईएएस के 1993 में क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। चलिए देखते हैं क्या बोल रहा है। दादा बनर्जी द्वारा प्रतिपादित ड्रेन ऑफ वेल्थ, जो ड्रेन थ्योरी थी, को सही परिभाषित नीचे कौन सा कथन करता है। तो अब इसका ऑप्शन बी देखिएगा। इसे भारत की राष्ट्रीय संपदा का एक भाग अथवा कुल वार्षिक उत्पादन ब्रिटेन को निर्यात किया जा रहा है, जिसके लिए भारत को कोई वास्तविक प्रतिफल नहीं हो रहा, कोई लाभ नहीं मिल रहा। यही तो दादा बनर्जी ने कहा था, आप याद करो। दादा बनर्जी ने क्या कहा था कि भारत से कुछ बल क्या हो रहा है, मतलब कुछ चीज़ें क्या हो रही है, वो ब्रिटेन को मतलब हस्तांतरित हो रही है। मतलब हम यहाँ कुछ कमाते हैं और ब्रिटेन क्या करते हैं, अपने देश में ले जाते हैं, और इसका भारत को कोई लाभ नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं कि भारत में वो उद्योग विकसित कर रहे हैं भारत के बेनिफिट के लिए, भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, भारत का विकास कर रहे हैं, भारत में रोजगार को अच्छा कर रहे हैं, भुखमरी खत्म कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं था। इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है गाइस, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये मैंने अच्छे से आपको एक्सप्लेनेशन में बता दिया था, इसलिए मैं यहाँ पर नहीं बता रहा हूँ क्योंकि वीडियो लेंदी हो जाएगा। यहाँ पर देखिए गाइस, निम्न में से किसने निकास का सिद्धांत प्रतिपादन किया था। तो किसने किया था, गोपाल कृष्ण गोखले? नहीं गाइस, मैंने ऊपर पढ़ा है, नाम लिया था मैंने, नहीं ना। लोकमान्य तिलक? नहीं गाइस। मदन मालवीय? नहीं गाइस। ये कहते दादा भाई नौरोजी। अंग्रेजों के शासन ने भारत में आर्थिक दोहन के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था। सेम वही क्वेश्चन है गाइस, देखिए यूपीपीएससी में आ चुका है, ऊपर में भी पूछा गया था उत्तराखंड में, और ये यूपीपीएससी में कौन हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा उनके दिए गए कूट के सही उत्तर को चयन कीजिए। आपसे पूछ रहा है ये कथन और कारण है, और देखिए ये कब है, यूपीपीएससी के एग्जाम 2017 में क्वेश्चन आया है। चलिए देखते हैं। ब्रिटिश काल में सामान्यतः भारत का व्यापार संतुलन अनुकूल था, ठीक है, क्योंकि धन की निकासी का स्वरूप अप्रतिफल निर्यात था। ये तो सही बात है ना, प्रतिफल तो मिलता ही नहीं था, निर्यात होता था उसका प्रतिफल कुछ मिलता था। तो क्या बोल रहा है, ए और आर दोनों सही है, और ए की सही व्याख्या भी कर रहा है, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा गाइस। ठीक है, मैंने एक्सप्लेनेशन में बता दिया है, इसके नीचे क्वेश्चन नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत में उपनिवेशवाद का आर्थिक आलोचक था। उपनिवेशवाद के आर्थिक आलोचक कौन थे, यानी कि कौन कहता था कि भारत में जो आंग्ल लोग आए हैं, अंग्रेज लोग आए हैं, वो लोग भारत के आर्थिक को दोहन कर रहे हैं, मतलब आर्थिक क्षति पहुँचा रहे हैं। तो कौन कौन थे, दादा बनर्जी थे, जीव सुब्रमण्यम अय्यर। हाँ, देखा जाए तो इन्होंने भी कुछ बातें ऐसी कही थी। आरसी दत्त ने तो कहा ही था इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया अपनी पुस्तक में। तो इसका आंसर देख लेते हैं क्या होगा इस, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि तीनों सही होगा। मैंने जस्ट अभी बताया, ये यूपीएससी में 2015 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आगे बढ़ते हैं गाइस।
निम्नलिखित में से कौन दादा बेनर्जी के उत्सारण सिद्धांत ड्रेन थ्योरी को विश्वास नहीं करते थे? तो मैंने ऊपर बताया था आपको, एक नाम याद कीजिए, सर सैयद अहमद खान। ये क्या कहते थे कि नहीं, ये अंग्रेज जो थे उनकी चापलूसी करते थे, ताकि वो मानते थे कि अंग्रेज ही हमारा विकास कर पाएगा और उन्हीं के साथ रहते थे। और ये दादा बेनर्जी के ड्रेन थ्योरी को नहीं मानते थे, नकार देते थे, कहते थे नहीं ये सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया पुस्तक किसकी है? ये सेम क्वेश्चन, बहुत इजी है। अब पूछ रहा है किस वर्ष लाई गई थी, मतलब वर्ष पूछ रहा है। इसका वर्ष हो जाएगा 1901 में। किसने लाया था? दादा भाई नौरोजी ने। कब प्रकाशित हुआ था? 1901 में। एक्सप्लेनेशन देखिए, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया के लेखक दादा भाई नौरोजी हैं। यह पुस्तक वर्ष 1901 में लंदन के एस सोनस्टेशन यानी कि एस सोनेस्चेन प्रकाशन द्वारा प्रकाशित की गई थी। ये नाम याद रखिएगा। कभी कभार एग्जामिनर ऐसे होते हैं जो ऐसे ऐसे भी नाम ये पूछ देते हैं जो काफ़ी ज़्यादा टफ हो जाता है। सेम देखिए वही क्वेश्चन आ रहा है गाइस, और यहाँ पर नाम पूछ रहा है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया पुस्तक किसने लिखी थी? दादा भाई नौरोजी। आगे बढ़ते हैं। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने वाले दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय थे जिन्होंने इस दल में किस टिकट पर चुनाव लड़े थे? तो ये लिबरल पार्टी से थे। किस पार्टी से थे गाइस? उदारवादी दल, ठीक ना, जिसका ऑप्शन ए हो जाएगा। और ये बीपीएससी 2016 में क्वेश्चन आ चुका है। ब्रिटिश शासन के समय अर्थव्यवस्था को खोखला करने इकोनॉमिक ड्रेन के सिद्धांत के बारे में पुस्तक किसने लिखा था? अभी जस्ट ऊपर हमने पढ़ा है, किसका नाम है? दादा भाई नौरोजी। अनौद्योगिकरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही पूछ रहा है आपसे, कौन सा है? ये देखिए यूपीपीएससी में क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है, मतलब 2017 में क्वेश्चन आ चुका है। चलिए पहला देखिए, ये प्रक्रिया 1813 में प्रारंभ होती है। ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार की समाप्ति ने इस प्रक्रिया को तेज बना दी। दोनों ऑप्शन आपको सही नहीं लग रहा गाइस। मैंने इससे पहले जो लेक्चर लिया था तो आपको बताया था मैंने, 1813 में क्या हुआ था? ब्रिटिश एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था, सिर्फ चीन और चाय के साथ, यानी कि चीन देश के साथ और चाय के साथ मोनोपोली थी, बाकी मोनोपोली समाप्त हो गई थी। तो इसी कारण से क्या हुआ? अनुद्रीकीकरण की बात चल रही है यहाँ पर, ठीक है गाइस। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, यानी कि दोनों इसका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं गाइस और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार किया, दादा भाई नौरोजी की भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को सर्वाधिक प्रभावी देन क्या थी? तो ड्रेन ऑफ वेल्थ, आर्थिक शोषण कर रहे थे, उन्हीं के बारे में बताया था। और ये कौन सा क्वेश्चन है? आईएएस 2012 में क्वेश्चन आ चुका है और इसका पहला ही ऑप्शन आप देखिए, उन्होंने इस बात को अभिव्यक्त किया कि ब्रिटेन भारत का आर्थिक शोषण कर रहा है। एकदम सही है। ये क्या करा? उन्होंने प्राचीन भारतीय ग्रंथों की व्याख्या की और भारतीयों को आत्मविश्वास दिला। नहीं, ये तो इनका काम ही नहीं था। ये कौन करते थे? दयानंद सरस्वती और स्वामी विवेकानंद। उन्हें सभी सामाजिक बुराइयों को ख़त्म करने के काम किए थे। नहीं गए, ये सब ऐसा दादा भाई नौरोजी ने नहीं किया था। वो आपको आगे चल कर पढ़ने मिलेगा सामाजिक सुधार आंदोलन में। किसने यह विचार किया था कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है? किसने कहा था? कार्ल मार्क्स ने। मैंने इससे पहले लेक्चर में आपको बताया था, कार्ल मार्क्स ने कहा था कि ब्रिटिश आर्थिक नीति काफ़ी ज़्यादा घिनौनी है भारत के लिए और ये भारत को काफ़ी ज़्यादा क्षति पहुँचा रही है। दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था के अग्रदूत कौन माने जाते हैं? तो कौन माने जाते हैं? सर आर्थर कॉटन माने जाते हैं, ठीक है। कौन माने जाते हैं? सर आर्थर कॉटन। भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित यौगों पर विचार कीजिए। देखिए गाइस, ये आईएएस 2020 में क्वेश्चन आ चुका है और इसको देखिए सही सम्मिलित कौन सा है नहीं है उसको बताना है गाइस। पहला कह रहा है औरंग राजकोष का प्रभारी, नहीं ये गलत है गाइस। बेनियान ईस्ट इंडिया कंपनी का भारतीय एजेंट, हाँ सही है गाइस। ईस्ट इंडिया कंपनी का भारतीय एजेंट को क्या कहते थे? बेनियान कहते थे। मिरासीदार क्या है? राज्य का नामित राजस्व दाता। क्या है? राज्य का नामित राजस्व दाता, तो ये भी सही है गाइस। और इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2 और 3 इसका सही हो जाएगा। आर्थिक तौर पर 19वीं शताब्दी में भारत पर अंग्रेजी शासन का एक परिणाम था। क्या था? आर्थिक तौर पर 19वीं शताब्दी में भारत पर अंग्रेजी शासन का परिणाम क्या था? तो कृषि का वाणिज्यीकरण हो रहा था। तो और ये कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है? आईएएस में 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया है और देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? कृषि का वाणिज्यीकरण। मैंने जस्ट अभी बताया आपको क्या हो रहा था। भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण यानी कि औद्योगिकरण। कृषि को क्या किया जाता था? कमर्शियलाइजेशन किया जा रहा था। इससे पहले क्या थी? कृषि थी ना, उसको कमर्शियल नहीं की गई थी। ये कमर्शियल फार्मिंग होना शुरू हो गया धन के लिए। हम फार्मिंग किस लिए करेंगे? धन कमाने के लिए, पैसे कमाने के लिए। इससे पहले तो ऐसा सिस्टम नहीं था। चलिए गाइस तो आगे बढ़ते हैं। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो अच्छे लग रहे होंगे, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आईएएस 2020 में ये क्वेश्चन आ चुका है। तो देखिए गाइस, ये चैप्टर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो। निम्नलिखित से कौन सा कथन औद्योगिक क्रांति के द्वारा 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भारत पर पड़े प्रभाव की सही व्याख्या करता है? कौन है? तो सबसे पहला ऑप्शन आप देखिएगा, भारतीय दस्तकारी उद्योग नष्ट हो गए थे। और कब की बात चल रही है? 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध, यानी कि जो 19वीं शताब्दी है ना, उसी के आसपास की बात हो रही है।
समझ गए? तो क्या हुआ था इस समय? इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था। आप याद करो, कलर चेंज कर लेता हूँ। इस समय क्या हुआ था? इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था, यानी कि 1750 का डेट था। क्या हुआ था? औद्योगिकीकरण इसी के आसपास हुआ था ना। तो जो दस्तकार थे, जो उद्योग बनाते थे, उद्योग का काम करते थे, छोटे छोटे हथकरघा वगैरह थे, वो नष्ट हो गए थे भारत से, क्योंकि फैक्ट्री आ गई ना। अब उनकी हाथ से बने हुए चीज़ों को कौन खरीदेगा? मशीन से बने हुए चीज़ खरीदेंगे। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं गाइस और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और बहुत छोटा चैप्टर है। चलिए, तो ये ख़त्म हो गया हमारा यहाँ चैप्टर, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट चैप्टर हम लेकर आएंगे 1857 क्रांति, जो काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और आप बने रहें, मैं घटना चक्र का टोटल चैप्टर आपको कंप्लीट करा दूंगा। बहुत ही जल्द आपको इसका टोटल चैप्टर मिल जाएगा। तो मैं फिर मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। जब तक